नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी माधव। आप देख रहे हैं डिबग सेंस। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें साउथ चाइना सी का जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए उसको एक घेरने का प्लान किया गया है दोस्तों। और ये 9 डैश लाइन आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है। ये 9 डैश लाइन क्या है? चाइना के संदर्भ में है ये 9 डैश लाइन। और साथ ही समझते हैं कि साउथ चाइना सी पर चाइना इतना सेंसिटिव क्यों है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी जो धज्जी उड़ा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए समझते हैं ये दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है वो है क्या। दोस्तों, अब इंडिया, ये जो इंडिया का मैप है इसके इधर आप देखिए, इधर इस साइड, इधर इसको आसियान कंट्री बोलते हैं। छोटी छोटी कंट्री है ये। और इस कंट्री के जो आसपास का जो सागर है, जो जलीय क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र को पर चाइना विवाद कर रहा है। ये पूरा ये जो बेल्ट है, इसी पे चाइना अभी विवाद कर रहा है। दोस्तों, चाइना अब कह रहा है कि ये जो इन छोटे छोटे ये जो कंट्री है, इनसे चाइना कह रहा है कि भाई ये जो समुंदर है ये बाकी समुंदर से अलग है। क्यों अलग है भैया? तो क्योंकि ये मेरा है। तो भाई अब चाइना कहता है कि अब 1947 में एक उसको चिन्हित किया गया था, इस बेल्ट को 9 डैश लाइन से। आप अगर मैप पर देखिएगा तो छोटा छोटा ये देखिए, ये रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से 9 छोटी छोटी रेखा खींची गई थी जिसे 9 डैश लाइन कहते हैं। ये पूरा समुद्री बेल्ट है। अब इसी एरिया को चाइना अपना बता रहा है। 1947 का नक्शा मानेंगे हम, ये सब अभी वाला नक्शा नहीं मानते हैं। अब उसको कौन समझाए कि अगर भारत अगर 1935 का नक्शा उठा कर बैठ जाए तो पूरा म्यांमार से लेकर ये सब पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं मैप पे, पुराना मैप इंडिया का, तो ये सब भी तो हमारा ही था। लेकिन ये सब बातों का अब कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना कहता है नहीं, हम 1947 का मैप को ही मानते हैं और ये जो 9 डैश लाइन का एरिया है वो हमारा है। अलग नौटंकी है। तो अब क्या है कि अब इंटरनेशनल कोर्ट का इस पे कहना है कि कोई भी जो समुद्री शहर होता है तो उस शहर का जो उसका जो कब्जा होगा या मोटा मोटी जो उसका एरिया माना जाएगा वो 200 नॉटिकल मील, तो 200 नॉटिकल मील माना जाएगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट का कहना है, ये इंटरनेशनल लॉ है समुद्र से रिलेटेड। तो अब क्या है कि यहाँ पे कोई भी अपना सीमा मान सकता है, अपना अपना सीमा से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल। आप इसको जो कहिए, इसको आप इकोनॉमिक एरिया कहिए, जहाँ आप मछली पकड़िए, तेल निकालिए, गैस निकालिए, या कोई भी किसी भी टाइप का आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जबकि इसके बाहर के एरिया पर किसी भी देश का कोई हक नहीं रहता है, ऐसा कहता है इंटरनेशनल कोर्ट। लेकिन चाइना कहता है कि यह सब कानून आप अपने पास रखिए, हम बस 9 डैश लाइन को मानते हैं जो 1947 में खींचा गया। पूरा जो साउथ साउथ सी है वो दूसरे, उसमें पूरा चाइना दूसरे छोटे छोटे देशों को दबाने लगा। चाइना चाहता था कि इसके इसमें देखिए, यहाँ पे एक मैप पे और भी एक गौर से देखिए, यहाँ पे एक है पारासेल द्वीप इस सागर में, इस साइड से। ये कि यहाँ है चाइना ख़त्म हो जा रहा है, पारासेल द्वीप किधर है? इधर है पारासेल द्वीप है, और एक नीचे और है एस्प्रेटले द्वीप। तो अब एक्चुअली ये द्वीप नहीं है, वो कई द्वीपों का समूह है। तो इसी को अब चाइना कह रहा है कि ये द्वीप को कब्जा करना चाह रहा है, चाहता है कि भाई ये सब पूरा एरिया हम कैप्चर कर लें। चाइना इसी दोनों द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश में लगातार लगा रहा है, लेकिन उसका कोशिश अभी तक तो विफल ही है। तो भाई ये हमको समझ में ये नहीं आता है, कहाँ चाइना, मतलब किस अधिकार से चाइना इस दोनों टापू को हड़पना चाह रहा है, मेरे समझ से बाहर है। इसीलिए वो 1947 वाला मैप पकड़ के आया है नया नया विवाद करने। अब देखिए, यहाँ पे ये मलेशिया ये कहता है कि भैया ये मेरा है, ये जो द्वीप है ये मेरा है। और फिलीपीन कहता है कि हम इसके करीब हैं। वियतनाम भी कहता है हम इसके करीब हैं। तरीका से इन सब का कुछ न कुछ हिस्सा है। और ये, लेकिन हिस्सा तो है, पर ये आपस में कभी इतना उलझे नहीं हैं इस विवाद को लेकर। लेकिन चाइना जो है वो अपना इस पे पूरा डट के खड़ा है कि नहीं, ये सब एरिया ही हमारा है। तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलीपीन कहता है कुछ इस साइड से मेरे हैं, वियतनाम कहता है कुछ इस साइड से मेरे हैं, लेकिन चाइना कहता है वक रुबक, सब हमरे हो लो, मतलब सब मेरा है। तो दोस्तों, चाइना पारासेल द्वीप पर अपना कब्जा तो करना चाहता है, लेकिन उसका निशाना कहीं और है। क्यों चाहिए? साउथ सी पे जो है उसको लेके इतना सेंसिटिव है, उसको हम लोग अभी समझते हैं। चाइना तो चाह ही रहा था कि अगर ये दोनों द्वीप पे कब्जा कर लेते हैं तो 200 नॉटिकल मील वाला हिसाब किताब से तो ये पूरा दक्षिण चीन सागर तो अपना हो ही जाएगा। खैर इसके मन में क्या है वो तो बाद में पता चलेगा।
लेकिन अभी इसका नौटंकी और ड्रामा जो है वो अपने चरम पर है। ये पानी को लेकर इतना टेंशन क्यों है भाई? बहुत लोग के मन में आएगा ये पानी को लेकर इतना क्या टेंशन है भाई? हमारे पास भी इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, पर हम लोग तो पानी के लिए इतना कभी लड़ाई नहीं किए। लेकिन चाइना क्यों कर रहा है इतना पानी को लेकर लड़ाई? तो चाइना इन द्वीपों पर कब्जा जब नहीं कर पाया 2014 में, तो समुद्र में क्या किया उसने, एक आर्टिफिशियल द्वीप ही बना लिया। क्या किया, वो बालू उलू भरते 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 एक तो द्वीप ही बना लिया है। और इस द्वीप पर धीरे धीरे पूरा वो रडार फिट कर दिया और धीरे धीरे उस पर हवाई पट्टी भी बना दिया। अब वहाँ पे क्या किया है, पूरा अपना अस्त्र शस्त्र भी तैनात कर लिया है और वहाँ पे रडार के माध्यम से वो अपना दुश्मन पे या इस साउथ सी में क्या एक्टिविटी चल रहा है उसको लेके भी काफ़ी सजग है और लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है इस अपना आर्टिफिशियल द्वीप से। अब देखिए ये आर्टिफिशियल द्वीप बना लिया है यहाँ पे, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो इससे आप समझ जाइए कि चाइना इसको लेके कितना सेंसिटिव है। इतना सब तो देखकर चाइना का द्वीप पर कब्जा करने का नीति और छोटे छोटे देशों को भी बहुत दबा रहा था। इस पर क्या किया, फिलीपीन इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, ट्रिब्यूनल में केस कर दिया कि भैया आप आइए और देखिए इस मामले को आप सुलझाइए। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो है वो 2016 में चाइना के अगेंस्ट में जाकर फिलीपीन के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब वो चाइना उन फैसले को भी नहीं मानता है, कहता है भैया हम ये सब कुछ नहीं मानेंगे, हम जो मानेंगे वो सिर्फ 1947 का मैप ही मानते हैं और इसके अलावा हम कोई कोर्ट और कोई कचहरी नहीं जानते हैं। वो कहता है पूरा ये छोटे छोटे कंट्री से कि भाई तुम लोग इस सब पे अपना दावा भूल जाओ, ये सब मेरा है साउथ चीन सागर। तो इसी बीच में जो अभी कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन, चाइना इसी में क्या किया था, एक वियतनाम का मछली पकड़ने वाला जहाज़ को भी डुबा दिया था। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में, मछली पकड़ने वाला एक जहाज़ था वियतनाम का, उसको चाइना ज़बरदस्ती डुबा दिया। छोटा देश समझा, सोचा अभी तो एक ये क्या भिड़ेगा, दक्षिण चीन सागर सब मेरा। डराने धमकाने के लिए उसका एक ठो अपना जहाज़ को डुबा दिया। दोस्तों अब हम लोगों को समझना है कि चाइना को लेकर, चाइना जो है ये साउथ चाइना जो दक्षिण चीन सागर है, ये जो इस सागर के पीछे इतना सेंसिटिव क्यों है, क्यों लगा हुआ है इस सागर के पीछे, इसका क्या लोभ है, इस पानी के पीछे, पानी पर क्या लोभ, पानी के पीछे ये लोभ है, ये जो विवाद खड़ा कर रहा है नया नया, ये पूरा सागरे मेरा है। तो आखिर इसको समझना पड़ेगा कि क्यों चाइना को इतना लालच है इस सागर के पीछे। दोस्तों साउथ चाइना सी का जो एरिया है, वो जो क्षेत्रफल है वो है 36 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये जो 9 डैश लाइन का जो एरिया चाइना कैप्चर करना चाह रहा है वो 36 लाख किलोमीटर का एरिया है। और इसके अंदर, इस पानी के अंदर जो उसका तल है, समुद्र तल में कम से कम 11 बिलियन बैरल जो है पेट्रोलियम का भंडार है। 11 बिलियन बैरल, मतलब आप समझ जाइए इससे कि चाइना को कम से कम 55-60 वर्ष किसी भी देश पर पेट्रोलियम के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भी है इसके अंदर, उसमें भी चाइना को 55 से 60 साल किसी भी देश पर डिपेंड नहीं रहना होगा गैस के लिए। मतलब कि गैस और पेट्रोलियम का यहाँ प्रचुर भंडार है। ये तो वो भंडार है जो जिसका चेक कर लिया गया है कि ये इतना है, और कितना निकलेगा वो तो अलग की बात है। और दोस्तों साउथ चाइना सी जो है, इस होके जितना व्यापार होता है, इस समुद्री व्यापार, ये पूरा विश्व का समुद्री व्यापार का 30% सिर्फ साउथ चाइना सी होके जाता है। कोई भी शिप जो जाता है वो साउथ चाइना सी जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यातायात मार्ग है, समुद्री मार्ग। तो आप इसका वैल्यू को समझिए। तो और एक तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है कि जितना ये आप देखिए, ये जो टोटल बिजनेस हो रहा है समुद्री व्यापार का, जो हमने बताया है अभी कि पूरा विश्व का समुद्री व्यापार का 30% साउथ चाइना सी में होता है। अब इसका भी तो कोई एक वैल्यू होगा कि वो कितना होता है। तो भारत का जो करेंट जीडीपी है करीब 3 पौने 3 के आसपास है, जैसा कि हम लोगों को न्यूज़ में मिलता है। हम लोग उसी बात को पकड़ लेते हैं कि चलो भाई हम लोग 3 भी पकड़ लेते हैं, तो पौने, ऐसे तो पौने 3 ही है। लेकिन ये जो टोटल 30% ये जो समुद्री व्यापार यहाँ साउथ चाइना सी में हो रहा है, अकेला वो $3 ट्रिलियन है। मतलब आज का जो इंडिया का जीडीपी चल रहा है या बढ़ेगा भी, मतलब उतना ये ऑलरेडी वहाँ पे व्यापार हो रहा है। तो सोचिए वो कितना इम्पोर्टेंट वो है साउथ चाइना सी। और इसमें साथ ही साथ दुनिया में जितना भी ये मत्स्य उद्योग चल रहा है, मछली पालन, जो मछली मारता है मछुआरा लोग, फिशिंग का भी एक अलग व्यवसाय है। तो इसमें मतलब दुनिया का टोटल फिशिंग का 10% अकेले साउथ चाइना सी में होता है। तो आप समझ गए, यहाँ पे गैस है, पेट्रोलियम है, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट समुद्री मार्ग है कि उसका टोटल व्यवसाय ही इंडिया के जीडीपी के बराबर है। और 10% पूरा मछली उद्योग जो है वो अकेला यहीं पे होता है, 10% साउथ चाइना सी में। अब दोस्तों क्या है कि अब चाइना जो है सो अब अपने आस पड़ोस के छोटे छोटे देशों को कहना शुरू कर दिया है कि भैया देखो, ये जो है ये कोई समुद्र नहीं है,
मतलब है, समुद्र ही है, लेकिन ये समुद्र और समुद्र से अलग है, क्योंकि ये मेरा एकदम अभिन्न अंग है ये। अब यहाँ से गुजरने वाला जो जहाज है, उसको भी जो है उसको हमको अब टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका दिमाग देखिए कि अब वहाँ से मतलब अभी मिला कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग कितना दूर का ये लगा चुका है चाइना कि अब यहाँ से जितना शिप गुजरेगा इस व्यापारिक मार्ग से, वो इसमें भी अपना रिवेन्यू तलाश रहा है। चाइना अपना साउथ सी में सब छोटा छोटा देश को आजमा कर देख लिया है कि भाई ये लोग हमारे अगेंस्ट में नहीं बोल पाएगा, उतना ताकतवर नहीं है, और वो अब धीरे धीरे उस सबको भी सता रहा है। तो कुल मिलाकर चाइना साउथ सी पे उसका जो लोभ है, वो पानी को लेके नहीं है, उसके नीचे छिपा हुआ प्रचुर संसाधन को लेके है। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जो चाइना चला गया है, उससे पूरा दुनिया उसको घृणा की दृष्टि से देख रहा है चाइना को, और कोरोना का दाग तो उस पर एक अलग से, और इसीलिए वो पूरा का पूरा जो है वो हड़पना चाह रहा है साउथ चाइना सी, और ऐसे भी बहुत बड़ा धब्बा है। दोस्तों, ये तो था साउथ चाइना सी का इतना विवाद और लालच। ये सारा कुछ स्पष्ट हो गया है कि ये विवाद का जड़ क्या है, और आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, आप हमारे ब्लॉग पे भी बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो समस्या है उस पर अब भारत को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे अनुसार तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला दिया था, पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये दिया था इंद्र कुमार गुजराल ने। आज इसका सख्त ज़रूरत दिख रहा है भारत को। भारत सरकार क्या कर रहा है कि इधर का जो एरिया है, ये मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इस यहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। कभी रोड भी बना रहा है तो इतना धीरे धीरे, मतलब कि जैसे लग रहा है कि वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। अरे भाई, उधर भी आप डेवलप कीजिए, और पूरा देश को अगर एक सूत्र में बांधना है तो डेवलपमेंट तो आपको चारों साइड रखना पड़ेगा दोस्तों, और ये चीज़ यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो इसका विकास जो है वो सख्त आवश्यक। तो अब यहाँ सवाल उठता है, विकास कैसे होता है। तो भाई, विकास कैसे होगा, कोई खेत क्यों है, क्योंकि उसके बगल से कोई रोड गया ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट रोड, तो वो खेत है। अब उसमें उपजे चाहे नहीं उपजे, लेकिन वो जमीन तो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो एरिया अनडेवलप्ड रह जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जगह जगह से अपना एक रोड निकाले, और उस रोड के किनारे जो भी खेत आएगा वो ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएगा। दोस्तों, हम लोगों को एक सड़क जो है डायरेक्ट इंडिया से वियतनाम तक भी ले जाने की सख्त आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रोड बन जाएगा तो हम लोग वहाँ से भी चाइना पे दबाव बना सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ एक मुश्किल है, लेकिन इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बर्मा है, इधर लाओस है, वियतनाम है, इन लोगों को ऐसे चाइना से कोई लेना देना नहीं है, और चाइना से इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। एक बचा इधर आपका म्यांमार जो है वो थोड़ा सा विरोध करता था, कर सकता है, लेकिन अब वो करेगा नहीं, क्योंकि जब से यहाँ पे एक जो है इनका प्रभाव आया है, आंग सांग सू काई, इनका जो महिला हैं, ये काफ़ी उदारवादी महिला हैं, और ये जब से ये आई हैं तब से ये भारत के फेवर में ही रहती हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा इंडिया से वियतनाम तक ये रोड निकालने में, और ख़ास के जब से ये आंग सांग सू काई का जब तक ये रहेंगी तो ये भारत को फेवर ही करती रहेंगी। दोस्तों, उन सभी छोटे छोटे देशों को का भी पता नहीं दिमाग कहाँ पे है। उन सभी वो लोग जब भी तेल तेल निकालने जाते हैं, जब वहाँ पे वो ऑयल रिग लगाते हैं, ऑयल रिग जो समुद्र से तेल निकाला जाता है दोस्तों, उसको ऑयल रिग कहते हैं। देखिए, ये इस तरह से होता है ऑयल रिग। ये 4 पाया आपको दिखेगा, इधर 2 पाया से हवा का प्रेशर दिया जाता है, उधर का 2 पाया से गैस या पेट्रोलियम का को निकाला जाता है दोस्तों, और फिर इसको मालवाहक गाड़ी से और शिप से इसको कंटेनर में डाल के हम लोग निकाल के बाहर ले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब क्या है कि इधर यहाँ पे जितना छोटा छोटा देश है, ये ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपीन, इन सबको चाइना कभी पेट्रोल निकालने देता ही नहीं है, और जब जब ये लोग कोशिश किया है, सबको मार मार के भगा देता है कि भागो यहाँ से, पेट्रोल निकालने आया है। तो अब तो जानते ही हैं चाइना। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, भारत को यहाँ पे जानना चाहिए इन छोटे छोटे देशों के पास कि देखो भैया, तुमको तो चाइना निकालने नहीं दे रहा है, तुमको भगा रहा है, धकिया रहा है, तुम्हारा वैल्यू नहीं कर रहा है। तुम यहाँ पे क्या करो, हमको तेल निकालने दो, और जो तेल निकलेगा उसका 50% तुम रख लोगे, 50% हम रख लेंगे, और इससे चाइना पे भी एक दबाव बना रहेगा। अब चाइना भिड़ने आएगा तो वो अलग की बात है, उसका वो भी देख लेंगे कि चाइना किस लेवल तक ये सेंसिटिव है, कि भाई ये भिड़ने के लिए भी तैयार है, तो फिर उसका एक रास्ता निकलेगा। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और यहाँ पे कोई एक घटना घटता है वो पूरा वर्ल्ड में फैल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा है।
दूसरा, इन छोटे-छोटे देशों को भी जाना चाहिए, फ्रांस के पास, अमेरिका के पास, ब्रिटेन के पास, और इनके पास जाके कहना चाहिए कि भैया आप लोग यहाँ पे आइए और तेल निकालिए, हमको चाइना तेल-वेल कुछ नहीं निकालने दे रहा है, पूरा समुद्र को कैप्चर करने में लगा हुआ है मेरे एरिया को। तो अब अपने से तो वो लोग आएँगे नहीं, अपने से आएँगे तो सब देश पहुँच जाएगा ऑयल रिग लेके, वहाँ महाभारत हो जाएगा। तो भाई इनको अब उनको ये बजाते निमंत्रण देके बुलाना पड़ेगा कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पे एक मसौदा तैयार करिए और इसके तहत इसका तेल को निकालिए, हमको भी दीजिए और आप भी ले जाइए। इन सब के बाद दोस्तों क्या होगा कि चाइना तो भड़केगा, ज़ाहिर है, तो फिर चाइना को वो सब देश कह सकता है कि भैया देखिए हम तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चल रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ पे जब अमेरिका और बड़ा-बड़ा देश रहेगा, तो चाइना का हिम्मत नहीं है कि उन लोगों से, अमेरिका से तो युद्ध करेगा नहीं, तो बड़ा-बड़ा देश से चाइना युद्ध करेगा नहीं, क्योंकि चाइना को पता है कि भाई वो लोग युद्ध लड़ने में थरथराया हुआ है, कितना बड़ा महारथी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, ये लोग आपसे में उजरा गया था सबको। तो देखता है ये लोग इसका वार बिहेव क्या है, कितना खतरनाक कंट्री है। भारत को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये बहुत बड़ा विश्व स्तरीय प्रसिद्ध संस्थान है। तो यहाँ पे ओएनजीसी के आदमी को भेजना चाहिए, और इससे पड़ोसी देश पे भी हम भारत का एक पैठ बनेगा, एक विश्वास बढ़ेगा कि भाई चलो हम लोग पेट्रोलियम के बहाने से भी उसका भी कुछ रक्षा हो जाएगा, और हमारे देश पर जो अतिरिक्त पेट्रोलियम का दबाव है वो भी थोड़ा कम होगा। ये देखते हैं मिडिल ईस्ट में क्या होता है, हमेशा सुनना पड़ता है मोदी जी को। लोग भी सोचते हैं ज़्यादा बोल देंगे तो पेट्रोलियम का सप्लाई ये रोक देगा, तो भाई बहुत दिक्कत है। तो ये सब में भी कमी आ जाएगा। और भारत को इसके बदले में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, उसको एक मिसाइल देना चाहिए। मिसाइल में भी क्या कि K4 मिसाइल देना चाहिए, जो पनडुब्बी से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और दूसरा देना चाहिए इसको ब्रह्मोस, जो कि रडार ही में नहीं आता है। तो ये 2 मिसाइल अगर आप उसको सबको दे देते हैं, छोटे-छोटे कंट्री को थोड़ा-थोड़ा दे दीजिए, चाइना पे वो लोग भी अपना छोटा कंट्री होके प्रेशर बनाते रहेगा, और इस बहाने से ही तो इंटरनेशनल स्वार्थ सत्ता है दोस्तों। इस विवाद में भारत को भी सीधे नहीं कूदना है। भारत को क्या करना है, 4-5 देश का एक लॉबी बना के इसका घेराबंदी करना है चाइना का। तो इस तरह से ये मैटर जो है भारत के फेवर में कुछ न कुछ पॉजिटिव आ सकता है। और भारत को देखिए, भारत का क्या है, भारत का जो चाइना है वो बहुत बड़ा दुश्मन है, और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ये चाणक्य नीति कहता है। तो यहाँ पे चाणक्य नीति अप्लाई करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता। दूसरा दोस्तों, कि अब वो समय आ गया है कि पूरे विश्व में चाइना का जो थ्रेट है वो सब कंट्री को बताना बहुत ज़रूरत है कि भैया ये धरती का सबसे बड़ा सरदर्द है ये कंट्री, आप लोग इसमें आगे आइए, और सबको मिल मिल के चाइना पे एक प्रेशर करें। और इधर क्या है दोस्तों, ये छोटा छोटा देश का भी तो समझ में नहीं आता है, ये लोग चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ होता है इंटरनेशनल कोर्ट। अरे भैया आप एक काम कीजिए, आप जाइए बड़े बड़े देशों के पास, कहिए कि भैया हमको ये सता रहा है, आप यहाँ पे आइए और अपना मिलिट्री बेस बनाइए, ठीक है। और वहाँ पे बड़ा-बड़ा एकदम परमाणु बम सब चारों साइड से लगा दे उसके मिलिट्री बेस पे, चाइना ऐसे ही अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, चाइना खुद भड़केगा। छोटा देश कह सकता है कि भाई हम अपने देश में कुछ भी करें, उससे आपको क्या मतलब है। तो चाइना अमेरिका से कभी लड़ेगा नहीं, बाद में वो कंप्रोमाइज़ ही करेगा। तो कुछ ऐसा ही कुछ सैन्य अड्डा के लिए भारत को भी प्रयास करना चाहिए। दोस्तों हमारे हिसाब से तो यही है दक्षिण चीन सागर का विवाद। तो आप इसमें क्या सोचते हैं, हमको कमेंट करके बताइए। आप मेरे ब्लॉग पे भी लिख बता सकते हैं कि कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।